पड़ गया, कोई बात नहीं। आज अपनी क्लास चालू करते हैं। देखो, मगध का इतिहास है जो आपका पूरा मगध में हम 4 राजवंश पढ़ा रहे हैं। ठीक है, विशेष करके सामान्य जीके के लिए आपको ये पढ़ना है। आपका हर्यक वंश जो ये चल रहा है, इससे पहले हम बृहदत्त वंश पढ़ा चुके हैं। नंबर 2 आपका आज हर्यक वंश चलेगा, कल शिशुनाग वंश चलेगा, फिर नंद वंश। जैसे नंद वंश खत्म होगा और मौर्य वंश आ जाएगा, जो हमारे हर एग्जाम में वह टॉपिक मौर्य वंश हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है। इसलिए 2 दिन की क्लास आपको तीसरे दिन क्लास जो मौर्य वंश चालू होने वाली है, पहले हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं और इसके तहत आपको देखिए, ये मैं आपको एक बार बता दूं, ये आपको राजा पढ़ने हैं हर्यक वंश के। ये हर्यक वंश के राजा हैं। सामान्य परचयन पे आपको विशेष करके ध्यान देना है। तो मेरे प्यारे मित्रों, पंकज सिंह, दीपक कुमार, ठीक है, पूजा सिंह जी, गुड आफ्टरनून। सभी मित्रों को जो तहे दिल से जुड़ गए हैं उनके लिए राम राम, जो जुड़ने वाले हैं उनके लिए भी राम राम। ठीक है, आज भी एक छोटी सी एक ऐतिहासिक कहानी बताने वाले हैं। और देखिए, आपने भारतीय इतिहास की सबसे सुंदर नारी, भारतीय इतिहास की सबसे सुंदर नारी कौन थी? कल्चर आपके संस्कृत वाले तो जानते होंगे। तो इसके ऊपर एक आम्रपाली के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। इसकी छोटी सी कहानी जो चर्चित है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि आम्रपाली कौन थी। तो आज हम इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। इसका संबंध अजातशत्रु और बिंबिसार से क्या था? इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, और लास्ट तक जब तक मेरी क्लास रहे आप इसे डटे रहें। और इसके बारे में आम्रपाली भारतीय इतिहास की सबसे पहली सुंदर नारी, भारतीय इतिहास की सबसे पहली सुंदर नारी का दर्जा आम्रपाली को दिया जाता है। ये काल्पनिक, ये वास्तविक थी। और इसके बारे में भी आपको एक छोटा सा दृष्टांत इसके बारे में सुनाया जाएगा। ठीक है, राजेश जी धन्यवाद, अभिष सैनी जी, रवि कुमार जी, आप जुड़ें और अधिक से अधिक फटाफट शेयर कर दें और लाइक कर दें। जैसे ही आप आएँ सबसे पहले लाइक करें और लाइक के बाद अपनी क्लास में जुड़ जाएं, तो आपको एक आम्रपाली की कहानी भी आपको सुनाई जाएगी। इसलिए मैं आपको पूरा परिचय करा रहा हूँ इन पूरे राजाओं के बारे में। इसमें महात्मा बुद्ध भी आने वाले हैं। इसलिए सभी विद्यार्थी लाइक करके तुरंत क्लास में की तरह आप अपनी चेयर, अपनी कुर्सी जो भी बैठे हुए हैं बैठ जाएं। रोतेश कुमार जी नमस्कार, पूनम सिसोदिया नमस्कार, ठीक है, हेमंत सिंह जी नमस्कार। सभी विद्यार्थी फटाफट जुड़ें। और आज अब बहुत सुंदर कहानी महात्मा बुद्ध और आम्रपाली के बारे में सुनाई जाएगी। ऐसे करके प्रत्येक उदाहरण नाम के राजा और पाटलिपुत्र राजधानी के बारे में आपको पूछा जाता है। लोकेश धाकड़ जी राधे राधे, पंकज सिंह जी, ठीक है, इसलिए आप जुड़े रहें। मैंने आपको आज का इतिहास यहाँ बताने वाला हूँ। नाग दशक, और नाग दशक की हत्या हो जाएगी शिशुनाग। इसमें आपको बौद्ध संगति आने वाली है। बौद्ध संगति भी हर पेपर में पूछी जाती है। इसलिए प्रिय मित्रों जुड़ो और आगे क्लास हम चालू करने वाले हैं। इस प्रकार मैंने आज की क्लास बताई, इसलिए आप जुड़े रहें। ठीक है, तो आज हम जो बताने वाले हैं ये टॉपिक है जो शुरू में मैं आपको बता दूं, हर्यक वंश। ठीक है, ये वाला। तो आज हम ये टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों लगातार जुड़े रहें। ठीक है, इतिहास चालू करते हैं। एक ऐसे राजवंश की आपके बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इन 4 राजवंशों में सबसे शक्तिशाली राजवंश माना जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले हर्यक वंश। हर्यक वंश ध्यान रखना मगध का दूसरा राजवंश है। मगध का पहला राजवंश कौन सा था? मैंने आपको बताया था बृहद्रथ वंश।
इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम हर्यक वंश की चर्चा करने वाले हैं। हम इसमें 4 राजवंश, मगध का इतिहास में 4 राजवंश पढ़ेंगे। तीसरा राजवंश है शिशुनाग वंश। जो चौथा राजवंश पढ़ेंगे वह है नंद वंश। और नंद वंश के समय एक विदेशी आक्रमणकारी, यूनानी आक्रमणकारी, मैक्डोनिया का आक्रमणकारी था, सिकंदर आएगा, सिकंदर महान आएगा और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य भी आएगा, चाणक्य भी आएंगे। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं अपने गुरु चाणक्य के आशीर्वाद से और मौर्य वंश की स्थापना करेगा। तो आगे हम वहीं पहुंच रहे हैं। मैं आपको पूरा इतिहास आपको समझा रहा हूं। इसके बाद सीधे हम कहाँ पहुंचने वाले हैं, मौर्य वंश। तो ये भी आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए, मौर्य वंश कैसे आया, इन चारों का पतन कैसे हुआ। तो आज हम हर्यक वंश पढ़ रहे हैं। तो प्रिय मित्रों, आप सब तैयार हैं? क्लास चालू करें। देखिए, तो पहले बात कर लेते हैं हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का संस्थापक मैंने आपको बताया था जब कल कहानी चली थी, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबसार था। कौन था? बिंबसार था। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। बिंबसार था, लेकिन बिंबसार यहाँ का राजा, मगध का राजा कैसे बना? मैंने आपको बताया था कि जो बृहदत्त वंश का अंतिम शासक था, कोई विद्यार्थी बताएगा? बृहदत्त वंश का अंतिम शासक, आधुनिक भारत के इतिहास को पहले कराने समय से आपको क्रमबद्धता कराएगा, डटे रहें, आपको 100% कराया जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, रश्मि सोलंकी नमस्कार, बबीता जी नमस्कार, आपको कराया जाएगा, चिंता मत करो। पेपर अभी होने वाला नहीं है, इस साल तक कोई एग्जाम के चांस नहीं है, ठीक है। आराम से एक एक टॉपिक आपको क्लियर करें। अब देखिए बृहदत्त वंश। तो बृहदत्त वंश का अंतिम शासक, क्योंकि मैं आपको सिलेबस पे लेके जा रहा हूँ पूरा सीधा, मौर्य वंश पे पहुंचने वाले एक दो दिन और लगेंगे मात्र, सीधे मौर्य वंश पे पहुंच रहे हैं। और बृहदत्त वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय, ठीक है। अब रिपुंजय की हत्या किसने की थी? इसका एक मंत्री था, इसे पुलित या पुलुत कहते हैं, और इसने इसकी हत्या कर दी और अपने बेटा, इस समय ये 15 वर्ष का था, और अपने बेटे को मगध का शासक बना दिया। इस प्रकार बिंबसार को मगध का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, हर्यक वंश का संस्थापक कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार बिंबसार राजा बन जाता है। लेकिन आप जानते हैं, मैं आपको ये चारों राजा आपको यहाँ बता रहा हूँ, इनका एक विशेषता है, इनकी इस राजवंश की एक विशेषता है, ये अपने अपने पिता की हत्या किसी न किसी कारणवश करेंगे। इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। अब देखो, पितृहंता वंश किसे कहा जाता है? भारत का पितृहंता वंश किसे कहते हैं? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। भारत का पितृहंता वंश किसे कहते हैं? तो आंसर क्या होगा? भारत का पितृहंता वंश आपका कौन सा राजवंश हो गया? हर्यक वंश को कहते हैं। हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। प्रीवियड वाले ध्यान रखें विशेष करके, और आपके एसएसटी वाले जो भी सब्जेक्ट है। हाँ जी रिपुंजय आपने सही बताया, तनु जी, राजेश, पूजा सिंह जी, रश्मि सोलंकी जी, ठीक है। हर्यक वंश की बात कर रहे हैं। और इस प्रकार पितृहंता वंश, इसे हर्यक वंश को कहा जाता है, और ऐसे करके बिंबसार बन जाता है राजा। आगे चलें, आपको मैंने पहले पढ़ा चुका है, तो आगे बात करते हैं, ठीक है। ये सामान्य परिचय मैंने आपको यहाँ लिख रखा है, और प्रत्येक के बारे में आगे आने वाला है, तो प्रत्येक राजा हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनको मैं आगे बताने वाला हूँ। देखिए बिंबसार पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये बिंबसार राजा है, इसके पिता ने इसे 15 वर्ष की उम्र में मगध का राजा बना दिया, राजा बन गए। अब कहा जाता है ये अपने जीवन काल में महात्मा बुद्ध से बहुत प्रभावित हुआ। तो इसके समकालीन महात्मा बुद्ध थे, ये भी क्वेश्चन आता है कि हर्यक वंश के किस शासन काल, किसके समकालीन महात्मा बुद्ध थे? अजातशत्रु भी आता है,
बिम्बसार आ जाता है, या समकालीन की बात की जाती है, बराबर कर दर्जा जैसे कहते हैं ग्रामीण भाषा में लंगोटिया यार। तो आपको आंसर ये बिम्बसार करना है, अजातशत्रु नहीं करना है, इसलिए आप विशेष करके देखें। ठीक है मनोज जी, ठीक है। अब देखिए, तो इसके समकालीन महात्मा बुद्ध था, इसलिए ये बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। एक बात। अब आपको अपवाद ध्यान रखना, मैंने अभी बताया था इस वंश के कितने राजा थे, 4 राजा थे। ये 4 राजा थे, केवल यही राजा था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि ये तीनों राजा थे जैन धर्म के अनुयायी थे। ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। एक बात, जो आपके अजातशत्रु, उदयन, नागदशक जैन धर्म का अनुयायी थे, जबकि इसने कौन सा धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनता है। निम्न में से मगध या हर्यक वंश का ऐसा शासक कौन था जिसने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो आपको बिम्बसार करना है। बाकी अजातशत्रु, उदयन, नागदशक कौन थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। एक बात आपको विशेष करके ध्यान रखनी है इन बातों को, या सीधा आ जाए कि हर्यक वंश के शासक प्राय किस धर्म के अनुयायी थे, तो आपको जैन धर्म ही करना है। ठीक है, एक बात, इस प्रकार ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, महात्मा बुद्ध से बड़ा प्रभावित हुआ और इस प्रकार बौद्ध धर्म इसने अपनाया महात्मा बुद्ध के प्रभाव से। अब कहते हैं आगे, अब ये राजा जो बिम्बसार है, अब इतिहास में अनेक उपनामों से जाना जाता है, अनेक उपनामों से जाना जाता है, उन्हें हमें पढ़ना है। जैसे किसे क्षेत्रो जस कहते हैं, किसे श्रौणिक कहते हैं, किसे सैनिया कहते हैं। ठीक है, जुड़े रहे, आम्रपाली की कहानी आने वाली है, इसको मैं पूरी कहानी के द्वारा बता रहा हूं। तो इसे क्षेत्रोजस, श्रौणिक, सैनिया या राजाओं का गुलाम भी कहते हैं, राजाओं का गुलाम शासक। बहुत बढ़िया है, ये शायद एमपी के पुलिस के पेपर में आया था। निम्न में से मगध के किस राजा को राजाओं का गुलाम शासक कहा जाता है, तो आपको बिम्बसार करना है। ठीक है, बिम्बसार करना है। तो ये 4 हैं। अब क्षेत्रोजस क्यों कहते हैं, यहाँ इसका एक प्रश्न है। इसे मत्स्य पुराण में मैंने आपको बताया था 16 पुराण, जो आपके 18 पुराण होते, सॉरी पुराणों, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, अर्थात पुराण, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो ये मत्स्य पुराण है और मत्स्य पुराण में इसे क्षेत्रोजस कहा गया है, क्योंकि इस पे यहाँ प्रश्न बनता है। भारत का ऐसा पहला शासक, भारत का ऐसा पहला भारतीय शासक जिसने सर्वप्रथम प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया, प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देने वाला भारत का पहला शासक। ये शायद आपने क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे, ये भी हमारा, ठीक है, अमलेश गुर्जर, ठीक है, राजेश कुमार, सरिता चौधरी, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया प्रश्न है। भारत का ऐसा पहला शासक, भारत का ऐसा पहला भारतीय शासक जिसने भारत में सबसे पहले प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था, उसे क्या कहते हैं, और आंसर आएगा बिम्बसार। ठीक है, इतिहास में से क्षेत्रदश मत्स्य पुराणों में कहा गया है। अब है श्रोणिक, श्रोणिक इसे जैन ग्रंथों में कहा गया है, पाली भाषा के जैन ग्रंथ, प्राकृत भाषा के, ठीक है, जैसे पूछे जाते हैं पाली भाषा में बौद्ध है, जैन है, ये आपको बताएंगे पाली और प्राकृत भाषा में क्या अंतर है। तो इस प्रकार श्रोणिक जैन ग्रंथों में इसे श्रोणिक कहा गया है, क्योंकि इसने अपने आसपास के क्षेत्र पर काफ़ी प्रभाव अपने राजाओं का दिखाया, ऐसे करके श्रोणिक है। अब है सैनिया, इसे सैनिया क्यों कहते हैं, यहाँ मैं आपको बहुत बढ़िया शब्द बताने वाला हूँ। इसे श्रोणिक कहते हैं क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत का ऐसा पहला शासक था जिसने अपनी सेना में स्थायी सेना,
भारत में सबसे पहला शासक जिसने सबसे पहले स्थायी सेना व्यवस्थित की थी, भारत का पहला शासक वह कौन था? भारत का पहला शासक था बिंबिसार, जिसने अपनी सेना में स्थायी सेना व्यवस्थित की थी। एक प्रश्न। हाँ यदव जी नमस्ते, ठीक है। रजनी नमस्ते, राजेश नमस्ते, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं आपको एक एक प्रश्न बता रहा हूं। भारत का ऐसा पहला शासक जिसने सबसे पहले स्थायी सेना रखने की प्रथा चलाई थी, वही आपका कौन है? वह आपका बिंबिसार है। ये बात। दूसरी बात एक और है, भारत का ऐसा पहला शासक जिसने सबसे पहले अपनी सेना में हाथी सेना रखने की प्रथा चलाई थी, हाथी सेना एक विशेष करके फोर्स बनाई थी। तो भारत का ऐसा पहला शासक जिसने अपनी सेना स्थायी सेना व्यवस्थित की थी, नियमित सेना व्यवस्थित की थी और हाथी सेना रखने की व्यथा चलाई थी, और ये राजा कौन है भारत का? बिंबिसार। बिंदुसार मौर्य वंश में पढ़ेंगे, बिंबिसार मगध में हर्यक वंश में पढ़ रहे हैं, ठीक है प्यारे मित्रों। अब देखिए आगे, सौमेंद्र जी नमस्ते, यदवीर जी हाँ जी फटाफट आए, जुड़े। आगे हम बताने वाले हैं सामान्य क्वेश्चन जो आपके भारतीय कला संस्कृति में आते हैं। भारतीय कला संस्कृति में ये प्रश्न है, और विशेष करके आपको ध्यान रखना ये चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताए। ये तो एमपी पेपर में पूछा गया, मैंने बता दिया था। एमपी पेपर में पूछा गया है कि राजाओं को गुलाम शासक किसे कहा जाता है? बिंबिसार। अब बात करते हैं आगे की बात। ये हमने सामान्य बातें इसकी की, आगे बात करते हैं, ठीक है। अब इसने अपने साम्राज्य को व्यवस्थित किया, और इस प्रकार सबसे पहले जैसे ही राजा बना, ठीक है, जैसे ही राजा बना था, राजा बनते इसने क्या किया? अपने जो गिरिव्रज थी, इसके पिता जब उस समय मंत्री थे, और पहला जो भरत वंश था उस समय गिरिव्रज राजधानी चल रही थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। कितनी पहाड़ियों से? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। वसुंधरा चार जी नमस्ते, घिरा हुआ था, और उस गिरिव्रज को इसने व्यवस्थित करवाया, विस्तार करवाया, और एक नए नगर की स्थापना की। उसे कहते हैं उसे क्या कहते हैं? राजगृह कहते हैं। ये ध्यान रखना, अंतर है, स्पष्टीकरण नहीं बताते, गलत बताते हैं। गिरिव्रज तो आपको ध्यान रखना केवल भरत वंश में पढ़नी है, राजगृह आपको इस वंश में विशेष कर पढ़नी है। राजगृह इसे कुछ किताबें राजगिरी भी कहते हैं, और ये कहाँ पे है? बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं, मगध का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना यहाँ पे एक प्रश्न बन जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न बना, और प्रश्न क्या बना? भारत का ऐसा पहला शासक, भारत का ऐसा पहला शासक जिसने राजगृह को सबसे पहले मगध की राजधानी बनाया। पहला भारत का ऐसा पहला शासक जिसने सर्वप्रथम राजगृह को मगध की राजधानी बनाया, वह निम्न में से कौन सा शासक है? तो आपको बिंबिसार आएगा, ठीक है। हाँ रीड क्लास टॉपिक नहीं, हाँ जी मैंने अभी आपको रिवाइज, आप पीछे जुड़े, मैंने अभी सिलेबस बता दिया, रीट पे ही सीधे हम पहुंच रहे हैं, ठीक है। रीट वाला सिलेबस ही सामान्य परिचय हम पढ़ रहे हैं मगध का, क्योंकि मौर्य और गुप्त में पूरा मगध पढ़ेंगे, वहां बार बार आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ अर्जुन नाम तो सुना ही होगा, राम राम गुरुदेव, हाँ जी सुना है, ठीक है। आप जुड़े हैं, और मैं मौर्य वंश पे ही आपको रीट लेवल वाले सिलेबस पे, पटवार लेवल वाले सिलेबस पे, पुलिस वाले सिलेबस पे, पुलिस में पटवार में तो पढ़ना है, रीट में जरूर इसका सामान्य परिचय केवल 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ज्ञान तो काम आता ही है, ठीक है। इससे क्या लिंक जुड़ जाती है, कहानी जुड़ जाती है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और ये राजधानी इसने बनाई, और इस प्रकार कहते हैं जब इसने राजधानी बनाई और अपने गिरिव्रज को विस्तार किया, अनेक राजाओं को अपने अधीन किया, राजाओं से मित्रता की, वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और इस प्रकार तभी तो इसे राजाओं को गुलाम शासक कहा जाता है, उनकी विचार विमर्श मानता था। और इस प्रकार इसी उद्देश्य के कारण इसे मगध का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। हर एक वंश का संस्थापक तो यही है, लेकिन मगध का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? बिंबिसार, ठीक है। और मगध का संस्थापक बृहदत्त था, लेकिन मगध का वास्तविक संस्थापक पूछे आपको बिंबिसार करना है।
आगे बात करें सामान्य परिचय की। अब इसका राजवैद्य, इसका राजवैद्य मैंने आपको बताया था, कोई बताएगा इसका राजवैद्य? फटाफट बताइए। पंकज सिंह जी कोशिश करें, रश्मि जी कोशिश करें, यतिवीर जी। ये भारतीय कला संस्कृति में, मैंने कहा कि भारतीय कला संस्कृति के तहत मैं ये क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। ये मत कहो कि मगध हमारे सिलेबस में नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं जैसे हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन ध्यान रखें। संतोष शर्मा जी नमस्ते। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अभी क्वेश्चन पूछा भारतीय कला संस्कृति का कि बिंबिसार का राजवैद्य कौन था, आंसर क्या है उसका, उसका आंसर क्या है, फटाफट आंसर दें। क्या आंसर है? कुछ विद्यार्थियों ने दिया है जीवक। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जीवक था सुशील जी, हाँ जी बहुत बढ़िया था। फिर सुरेश चंद जी जीवक है। आकाश, वसुंधरा, मधु, निशा जीवक, बहुत बढ़िया। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपको काम का है रीट का। भारतीय कला संस्कृति में जीवक किसका राजवैद्य था, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। या जीवक का संबंध किस राजवंश से है? हर्यक वंश से। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं रश्मि जी। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये ध्यान रखना। और इसका एक वास्तु कहते हैं, इसके दरबार में एक प्रसिद्ध वास्तुकार रहता था, प्रसिद्ध वास्तुकार रहता था, उसका नाम महागोविंद था। ये इसका वास्तुकार था, अर्थात इसके महलों का डिजाइन करता। और अंग जनपद इसने जब इस पे अधिकार करेगा, ठीक है, तो अंग जनपद पर अधिकार करेगा, उसकी चंपा नगरी को व्यवस्थित करने का काम यही करेगा। तो महागोविंद नामक वास्तुकार किसका दरबारी राज्य वास्तुकार था, राज्य विद्वान था। तो आपको बिंबिसार करना है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। तो क्या करना है? बिंबिसार करना है। महागोविंद एक महान वास्तुकार माना जाता है मगध का, जिसने, ध्यान रखना, जिसने चंपा नगरी जो अंग जनपद की राजधानी थी इसका प्रारूप बनाया था। ठीक है, इसका चंपा नगरी चंपा नदी के किनारे है, मगध बिहार में है। अंग जनपद की राजधानी थी अंग अंग चमका। मैंने आपको शुरू में बताया था, हाँ जी, अंग अंग चमका मैं शुरू में आपको बताया था, वही है। तो ये भी ध्यान रखना। जीवक कौन था? एक राज्यवैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक था। रसायन ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आयुर्वेद चिकित्सक था। अब इसके समकालीन कौन से विद्वान थे? इनके समकालीन महात्मा बुद्ध थे। तो क्वेश्चन आ जाए बिंबिसार के समकालीन बौद्ध विद्वान कौन था? तो महात्मा बुद्ध आंसर आपको करना है। महात्मा बुद्ध इसके समकालीन थे। अब देखिए, इसी के समकालीन एक प्रसिद्ध नर्तकी थी, अजातशत्रु के समय भी रही। इसके समय एक प्रसिद्ध नर्तकी मानी जाती है आम्रपाली, उसके बारे में आपको आगे बताने जा रहा हूं। अब देखो समय बीतता गया, सबसे पहले आम्रपाली आई। और आप कुछ विद्यार्थी तो पुरानी फिल्मों में इंटरेस्ट रखते होंगे, पुराने गानों में। तो एक फिल्म आई थी आम्रपाली, उसका इतिहास 1966 में आई थी। और इसकी भूमिका, आम्रपाली की भूमिका वैजयंती माला ने, और संजय दत्त शायद इसमें हीरो थे, जो अजातशत्रु बने थे। उनकी कहानी आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो मैं आम्रपाली भारतीय इतिहास की, अब ये मैं आपको बताने वाला हूँ आम्रपाली क्यों पढ़ रहे हैं, इस पे आपको यहाँ प्रश्न बनता है। भारतीय इतिहास की, भारतीय इतिहास की प्रथम व सबसे सुंदर स्त्री का दर्जा किसे दिया गया? भारतीय इतिहास की सबसे पहली सबसे सुंदर स्त्री का दर्जा आम्रपाली को दिया गया था। अब आम्रपाली का संबंध इस राजा से है, दो राजाओं से है। एक ऐसी नर्तकी जो आगे वैश्या बनेगी, वैश्या बनने पे मजबूर करेगी। और आगे दो राजा, और वो भी ऐसी राजा, एक पिता एक बेटा, बेटा और पुत्र आपस में, बाप और बेटा आपस में एक ही कन्या से प्रेम करेंगे। और इसी कारण पिता को अपने जीवन को त्यागना पड़ेगा। यही कहानी आपको थोड़ी सी मैं आपको आम्रपाली के देव फौजदार जी नमस्कार, ठीक है, आप जुड़े, बहुत धन्यवाद। अब देखिए, मैं अभी आपको इसकी पूरी कहानी के माध्यम से लेके चल रहा हूँ क्रम बाई क्रम। अब हुआ क्या था, जब बिंबिसार राजा बना उस समय वैशाली की ये सुंदर नारी, वैशाली की एक सुंदर नारी थी जिसे वैशाली की नगर वधू कहा जाता है।
इतिहास में वैशाली की नगर वधु। अब नगर वधु किसे कहते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। वैश्या अलग होती है कि नगर वधु वैश्या को ही माना जाता है, लेकिन वैश्या का एक प्रकार है। नगर वधु ये क्यों बने, कहा जाता है वैशाली में रहती थी और एक महा सामंत थे, एक बार गुजर रहे थे, उसी समय कहते हैं शायद इसका राजवंश शुरू में आया होगा। उसी समय एक आम के पेड़ के नीचे उस सामंत को क्या मिलती है, कन्या मिलती है, और इसीलिए इसका नाम आम्रपाली अर्थात आम के पत्तों से ढक गई थी, उस पर आम के पत्ते गिरे हुए थे, इसलिए इसका आम्रपाली। और आज भी वैशाली इसका आम्रवन है, आज भी आम्रवन में प्रसिद्ध आम्रवन है, वही वैशाली का संबंध है। समय बीतता गया और उस सामंत ने इसको पाला पोसा, लेकिन जैसे ये बड़ी होती गई 11 वर्ष की उम्र में आई, बहुत सुंदर थी। उस समय क्या था, सुंदर स्त्रियों को जो कस्बे में रहती थी उनको इकट्ठा किया जाता था, उसमें से सबसे सुंदर कन्या चुनी जाती थी। इस प्रकार आम्रपाली को चुना गया। 11 वर्ष की लड़की को इस समय, उस समय ये 11 वर्ष की थी जब इसे चुना गया, कहते हैं 7 वर्ष के लिए चुना जाता था। और इस प्रकार एक नर्तकी और से कहा जाता है, इसे एक उपाधि भी दे दी। इसका उपाधि का नाम था जनपद कल्याणी, कल्याणिका या कल्याणी, जनपद कल्याणिका। इसे 7 वर्ष के लिए और सबसे सुंदर नारी की दर्जा दे दिया। और इस प्रकार, और जो सबसे सुंदर नारी हुआ करती थी और बज्जी संघ की नृत्यांगना। और बज्जी संघ मैंने आपको बताया था, बज्जी संघ 8 संघ 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली सबसे सुंदर नगर था। उस वैशाली नगर में कहते बज्जी संघ की राजधानी थी, वैशाली नगर में इसे एक बहुत बड़ा महल भेंट में दिया। और कहते हैं कि जब इसे कहा जाता है राज्य नर्तकी का दर्जा दिया जाता है, तो अनेक नौकर चाकरी होते हैं, सैनिक भी लगे होते हैं, और इस प्रकार आम्रवन बगीचे के बीच में इसका महल दिया। इस प्रकार ये रहती थी और 8 राजाओं का जो ग्रुप आया करता था उनका मनोरंजन किया करती थी। समय बीतता गया, उसी समय कहते हैं इस सुंदर नारी के बारे में इस राजा को मालूम पड़ा, किसको, बिम्बसार को। अब बिम्बसार को मालूम पड़ा तो बिम्बसार, लेकिन बिम्बसार कहते हैं बिम्बसार का दुश्मन कौन था, बज्जी संघ था। बिम्बसार का दुश्मन बज्जी संघ था, इसलिए छुप छुप करके एक सैनिक के रूप में जाता और उसका नृत्य देखता। और कहते हैं ये राजा भी सुंदर था, लेकिन उम्र ढल चुकी थी, उम्र लगभग 50 से ऊपर की लगभग हो चुकी थी, लेकिन एक सुंदर तंदुरुस्त था। और कहते हैं इसका चेहरा अच्छा था। और इस प्रकार कहते हैं, और इससे मिलने लगा कि वो नगर वधु तो हर कोई थी, उस समय नर्तकी थी, नृत्य देखता था, एकटक होकर के इसे देखा करता था। ये आम्रपाली इतनी सुंदर थी कि प्रत्येक व्यक्ति इसे देखता था और जी बन नहीं था, बहुत ही सुंदर मानी थी। और इस प्रकार कहते हैं ये भी इसे प्यार करने लग गई, उससे मिलने लगा और दोनों में प्रेम होने लगा। एक बार क्या हुआ, जब ये यहाँ पे राज्य था उसी समय इससे बीच में मिला करता था। अंत में कहा जाता है इसने अपने आसपास के राज्यों पर दबाव डाला और इस प्रकार 4 कन्याओं से भी इसका विवाह माना जाता है। उस समय इसके विवाह हो चुके थे, लेकिन इसकी एक प्रेमिका थी आम्रपाली, इससे बार बार मिलने जाता था। ये राजा इसका विरोध करते थे। अब आपको बताऊं कौशल राजकुमारी कौन थी जिससे इसका विवाह हुआ, लिच्छवी राजकुमारी कौन थी, मद्र राजकुमारी कौन थी और विदेह राजकुमारी कौन थी। तो मैं आपको बताऊं इसकी ये रानियां, ये 4 रानियों को जब पता पड़ा, इन्होंने अपने पिता, पुत्र, भाई, मित्र इनसे कहा, इस राजा से कहा, लेकिन ये राजा नहीं माना और बार बार कहाँ जाता था, आम्रपाली के महलों में जाता था और नृत्य देख करके, गान करके, और इससे ये भी वास्तव में प्रेम करने लगी थी। अपनी उम्र से अधिक राजा से ये प्रेम करने लगी और इन 4 रानियों को मालूम पड़ा। तो रानियों के बारे में बता रहा हूँ, ये क्रम से है। सबसे पहले रानी, ध्यान रखना कुछ बच्चे YouTube देखते हैं उनमें उल्टी सी रानियां कर रखी हैं, कोई छोटी कोई बड़ी, मैं आपको क्रम बता रहा हूँ। सबसे बड़ी रानी ये थी कौशल राजकुमारी, कौशल के राजा प्रसेनजित। कौशल के राजा क्या थे, प्रसेनजित थे। इन्होंने अपनी बहन, बेटी नहीं थी बहन थी, अपनी बहन और बहन का नाम कौशला था और कौशला से इसका विवाह किया। कौशला देवी के नाम से चर्चित हुई पहली पत्नी। अब इस प्रकार दूसरी कहते हैं लिच्छवी
लिच्छवी वंश के एक वज्जी संघ के राजा ने इसका विवाह भी कर दिया था, इसलिए तो बार बार ही अपनी ससुराल जाता था और बहाने से आम्रपाली के मेलों में नृत्य देखता था। सैनिक के रूप में जाता था क्योंकि इनका दुश्मन माना जाता था वज्जी संघ, लेकिन एक लिच्छवी राजकुमारी से इसका विवाह हुआ और वह राजकुमारी कौन थी? वह थी चेलना। और चेलना किस राजा की बेटी मानी जाती थी? किस राजा की बेटी थी? और वह था चेटक। तो चेटक की पुत्री थी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बहन है और ये इसकी ये पुत्री थी। ऐसे ही ठीक है, भद्र राजकुमारी। भद्र राजकुमारी का मतलब है राजकुमारी पंजाब की, लेकिन पिता का नाम नहीं मिलता। पंजाब की एक रानी से इसने विवाह किया था जिसका नाम छेमा या खेमा मिलता है। ये तीसरी रानी थी, खेमा या छेमा। और विदे मध्य प्रदेश की एक रानी थी और कहते हैं वासवी नाम की राजकुमारी। अर्थ है इसकी 4 रानियां थीं और ये 4 रानी जब अपने भाई, अपने पिता या अपने सगे संबंधी से कहती इसका विरोध होता, लेकिन ये किसी की नहीं मानता था। उसी समय कहते हैं, और इसकी जो लिच्छवी राजकुमारी थी इससे एक बेटा भी था, बड़ा हो चुका था और उस बेटे का नाम अजातशत्रु था। एक युवा लड़का भी है। अब देखो समय बीतता गया, लेकिन आम्रपाली के पास अंतिम समय की बात है, आम्रपाली के यहाँ जाता था। आम्रपाली भी इससे अत्यधिक प्रेम करती थी और इससे ये रानियां चिढ़ने लगी और अंतिम समय आया। अब देखो आगे क्या हुआ। आगे क्या हुआ, अब इसकी मृत्यु कैसी होगी, अजातशत्रु इसकी मृत्यु कैसे करेगा? इससे पहले आपको कुछ कहानियां और हैं। देखो, तो हम यहां पहुंच गए। अब देखो अजातशत्रु राजा कैसे बनेगा, इसकी बात है यहाँ पे। अब ये राजा बना। अब जब ये राजा बना था, ठीक है, इसकी मृत्यु और जो नीति लिखी हुई है नीचे, हाँ इसको दिख रहा था। अब विजय नीति। अब क्या हुआ, उसी समय इसने अंग जनपद के राजा ब्रह्मदत्त की हत्या कर दी और अपने बेटा अजातशत्रु को यहाँ का राजा बना दिया। राजा बन गया। अब इसकी मृत्यु कैसी हुई? राजपाल था, अजातशत्रु अंग जनपद का राजपाल था, राजपाल बन गया। अब उसी समय इसने क्या किया कि वज्जी संघ पर आक्रमण कर दिया। किस राजा ने? किस राजा ने? बिम्बसान ने। और बिम्बसान ने वज्जी संघ पर आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण के समय और एक दिन रात्रि काल में इसे इच्छा हुई कि मेरी प्रेम का यही है, और इस प्रकार अपनी आम्रपाली के महलों में चला गया। और आम्रपाली अब कहते हैं उस समय सैनिक के रूप में आता था, अब के एक राजा के रूप में था। जब उसने देखा आपने इसे अच्छे कपड़े कहाँ से पहन रखे हैं और ये तो राजा महाराजा के कपड़े हैं, इस प्रकार उससे पूरी बात बताई कि आप बताएं नहीं, हल्ला नहीं करें, और ऐसा ऐसा हो गया, मैंने इस पर आक्रमण किया है, चारों तरफ से मैंने वैशाली को घेर लिया है, मैं वैशाली को जीतना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी तुम्हें अपनी बनाना चाहता हूँ, 5वीं रानी का दर्जा देना चाहता हूँ। आम्रपाली जब इसे पता पड़ी कि ये तो मगध का राजा है, ये बिम्बसार है, उसने कहा अपने प्रेमी से, तुम यदि मेरे से प्रेम करते हो तो आक्रमण को समाप्त कर दो, इस युद्ध को समाप्त कर दो, मानी ठीक है, एक शर्त पे तुम्हें मेरे महलों में चलना होगा। और इस प्रकार आम्रपाली को और बिम्बसार अपनी राजधानी राजगृह में ले आता है और वहां इसका विरोध होता है। और सर्वाधिक विरोध कौन करेगा? इसका बेटा करेगा। क्यों करेगा? कि कभी कभी बेटा भी युवा हो चुका था, कभी कभी बेटा भी नर्तकी क्या डांस देखने जाया करता था सैनिक के रूप में, ये भी जाता, बाप पित्र, बाप और बेटा दोनों अलग अलग चले जाते थे। और इस प्रकार नाथ ये भी इससे प्रेम करने लगा था और इस प्रकार अजातशत्रु इससे अत्यधिक प्रेम करने लगा। जब इसे मालूम पड़ा कि आम्रपाली से ये प्रेम करते हैं, शादी तो मैं करूंगा लेकिन पिता हुए के पीछे चल लो है, इसी उद्देश्य से उसी समय एक घटना और इसने घटती कि इसने क्या है, जब इसे मालूम पड़ा अजातशत्रु भी इसका विरोध कर रहा है, इससे प्रेम करता, लेकिन मैं इसे रानी बनाऊंगा कि बेटा बनावे कि बाप बनावे, इसी उद्देश्य से उसने इससे अपने बड़े बेटा से चिढ़ने लग गया। और चेटक के एक हलहर जो हल नाम का बेटा था उसे राजा बनाने की इच्छा जाहिर हुई और इसके कानों में अजातशत्रु की आ गई कि पिताजी शायद मुझे राजा नहीं बनाए। इसलिए उसने अचानक षड्यंत्र करके अपने जो इसका मंत्री था,
जो आगे इसका प्रिय मंत्री सुयोग मंत्री बना, प्रधानमंत्री बना वत्सकार, उसकी सहायता से षड्यंत्र रच करके और पिता को कैद कर लिया और पिता को जेल में डाल दिया। और इस प्रकार पिता को जेल में डाल दिया, कारागृह में। यहाँ तक कहा जाता है उसे मालूम है कि शायद ये आम्रपाली से मिले, इसलिए पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार के कारागृह में पैर काट दिए थे। पैर काट दिए, उनमें कोयला, जलता हुआ कोयला भरता था, इसे पीड़ा देता था। और जब ये बिंबिसार सुनता कि मेरा बेटा मेरे प्रति दुश्मन, मेरा दुश्मन हो गया है, और इस प्रकार एक दिन कहते हैं, और बिंबिसार, कोई कहता बिंबिसार ने स्वयं हत्या की थी, आत्महत्या कोई कहते हैं, ये इसे अपने आप ही इस प्रकार इसने अजातशत्रु ने कारागृह में इसे मार दिया। इस प्रकार कहते हैं आम्रपाली से मिलने लगा। आम्रपाली तो एक उस समय कहते हैं नगर वधू और वैश्य बन चुके थे, उससे सभी से प्रेम करते थे। अब समय बीतता गया और इस प्रकार राजा कौन बनना चाहे? अजातशत्रु। अब मैं आपको यहाँ तक इसके प्रश्न बता देता हूँ, बिंबिसार मैंने क्यों पढ़ाया और क्या प्रश्न बनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा कि बिंबिसार किस राजवंश का था? हर्यक वंश का। दूसरी बात, इसने मित्रता की थी, अवंती के राजा प्रनोद थे, और जानते मैंने अभी आपको बताया था इसका राजवैद्य जीवक था, और जीवक को किसके दरबार में भेजा था? अवंती के राजा प्रनोद महासेन के दरबार में भेजा था। और इसने 4 वैवाहिक संबंध स्थापित किए, चारों रानी। तो सबसे पहली रानी कौन सी थी? कौशला देवी। सबसे प्रसिद्ध रानी कौन सी थी? चेलना थी, जिससे अजातशत्रु का जन्म माना जाता है। और इस प्रकार, और इसने विजय नीति अंग को, अब एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, मगध में सबसे पहले अंग जनपद को मिलाने वाला राजा कौन था? बिंबिसार। या मगध में सबसे पहले कौन सा जनपद मिला? अंग, ध्यान रखना। दूसरी बात, अब अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी, आम्रपाली अन्य राजनीतिक कारण से, और इस प्रकार राजा कौन बनेगा? और राजा बना आपका अजातशत्रु। अब देखिए यहां, अब अजातशत्रु राजा बन गया। अब अजातशत्रु ने क्या किया? कहते हैं अपने पिता की हत्या कर दी। अब अपने पिता की हत्या इसी के कारण मानी जाती है, इसलिए इसे पितृहंता कहा जाता है। भारत का या मगध का पहला पितृहंता, या मगध का पितृहंता, या भारत का पहला पितृहंता किसे कहते हैं? तो आपको अजातशत्रु आएगा, ध्यान रखना एक बात। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों? हाँ भाइयों, सब सुन रहे हो? मैं आप पे कम बात कर रहा हूं क्योंकि पूरा इतिहास एक कहानी लिंक बनी हुई है ना, कहानी टूट जाती है। ठीक है, और इस प्रकार अजातशत्रु कहते हैं अपने पिता की हत्या करके और आम्रपाली को पाने के उद्देश्य से, और उसके कहते हैं उसके महलों में जाता था। और यहाँ आपको राजा दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको आम्रपाली दिखाई दे, उसके नृत्यों को देखता था, इससे प्रेम करने लगा। आम्रपाली अब पिता को छोड़ दिया, पुत्र को प्रेम करने लगी। ठीक है, इस प्रकार इसे पितृहंता कहा जाता है। दूसरी बात, ये कौन से धर्म का अनुयायी था? मैंने आपको बताया कि ये जैन धर्म का अनुयायी था, ये जैन धर्म में ज़्यादा विश्वास रखता था। समय बीता गया और अजातशत्रु ने जो राजधानी थी राजगृह, इसकी राजधानी थी। अब इसे एक डर था, क्योंकि इसका जो मित्र था, इसके पिता का मित्र था अवंती। अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत हैं, और कभी भी इस पे सेना पर आक्रमण कर रहे, उसकी सेना चारों तरफ से घेर रखा था, कभी भी आक्रमण कर सकती थी। इसी उद्देश्य से अवंती के राजा से बचने के लिए, चंद्रप्रद्योत से सुरक्षा के लिए इसने क्या किया? इस महल को, अर्थात राजगृह के महल के चारों ओर, और इसने क्या बनवाया? इसे कहते हैं दुर्ग, अर्थात दुर्गीकरण। अब क्वेश्चन बन गया, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को। यहां मैं आपको एक चीज, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं। क्वेश्चन आ जाए, किस शासक ने सबसे पहले राजगृह को मगध की राजधानी बनाया? किस शासक ने सबसे पहले राजधानी बनाया? ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको कौन आएगा? बिंबिसार आएगा। लेकिन यदि ये क्वेश्चन आ जाए, राजगृह का दुर्गीकरण किसने किया? राजगृह का दुर्गीकरण किसने किया? तो ध्यान रखना मेरे मित्रों, तो आपको अजातशत्रु करना है। क्या करना है? अजातशत्रु करना है। किसकी बात आए? दुर्गीकरण की बात आए। या राजगृह कस्बा किसने बसाया, या राजधानी किसने बनाई? तो बिंबिसार आंसर आएगा। और राजगृह का ध्रुवीकरण आ जाए तो आंसर आएगा अजातशत्रु, अवंती के राजा से सुरक्षा हेतु। अब इस प्रकार सुरक्षा हेतु इधर कहते हैं अब विजय नीति अपनाएगा। अब अवंती के राजा तो इसकी दुश्मनी है। अब
कुछ राजा थे इसकी संधि नहीं करना चाहते थे, इसलिए अब देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं रत्नमुसल महाशिलाकंटक, जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं, इनके बारे में बताने वाला हूँ। वहीं कहानी पहुंच रही है आम्रपाली से मिलता रह रहा है, आम्रपाली इससे प्रेम करती है। और देखिए आगे की कहानी। अब हुआ कैसे, क्यों आक्रमण किया था अपने पड़ोसी राजाओं पे? सबसे पहले इसने आक्रमण किया अपने ननियाल, अपने मामा, अपने नानाओं पे। अब विजय नीति क्यों? क्योंकि जब इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, और मैंने आपको कहा था प्रसेनजित की जो बहन थी, वो बहन कौन थी? महाकौशला। इसकी बहन का विवाह इसने किया, लेकिन इसकी एक पुत्री थी बाजरा, ये इसकी पुत्री है बाजरा, और ये इसकी बहन है। अब देखो क्या होगा। अब प्रसेनजित ने इसका विरोध किया, अपने जीजा को, जीजा तो लगो कौन, बिंबिसार, विरोध किया अजातशत्रु से। अजातशत्रु को मालूम पड़ा, अजातशत्रु ने इस पर आक्रमण कर दिया। अब ये हार गया। इसने कहा कि देख भाई, मैंने अपनी बहन महाकौशला तेरे पिता को सौंप दी, और मैं देख मेरी छोरी बड़ी है गई है, सियानी है गई है, ले तू अपनी मेरी छोरी ले जा। इस प्रकार पुत्री का विवाह बाजरा से कर दिया, और इसी रानी से, अजातशत्रु की इसी रानी से कौन हुआ? उदयन हुआ। वही उदयन जिसने पाटलिपुत्र कस्बा वसाएगा, पाटलिपुत्र का संस्थापक कहलाएगा। उदयन नहीं, उदयन वो वत्स है। उदयन की बात हो रही है, यहाँ बहुत गलत पढ़ाया जाता, उदयन कर देते हैं, उदयन है ये राजा उदयन है, और ये राजा हर्यक वंश का राजा है, मगध का राजा है उदयन। और इस प्रकार इससे ये राजकुमार उत्पन्न होता है। अब कहते हैं चलो ये अपने अधीन कर लिया। अब इस पे क्यों आक्रमण करा, ऐसा क्या कारण था? हुआ क्या था? आम्रपाली इससे प्रेम करती थी। अब जनता को, वैशाली की जनता को, बज्जी संघ के राजाओं को पता पड़ गया, बज्जी संघ के राजाओं को पता पड़ा कि हमारा दुश्मन अजातशत्रु आम्रपाली से प्रेम करता है, आम्रपाली इससे प्रेम करती है। और इसीलिए कहते हैं अन्य राजा इकट्ठे हो गए, माता पिता को बुलाया, माता पिता से कहा इसका विवाह कर दो, इस नर्तकी का, राज नर्तकी का विवाह कर दो। और इस बात को लेकर, क्योंकि इससे छुटकारा पाना चाहते थे। अब कहते माता पिता कहते हैं कि तुम विवाह करने की कह रहे हो, चलो मैं एक राजा से विवाह कर देती हूँ। अब माता पिता कहने लगे, इसको जो पालन पोषण करने माता पिता थे, लेकिन अन्य राजा आक्रमण करेंगे, वैशाली की जनता को मारेंगे, हम ऐसा नहीं चाहते कि मेरी एक पुत्री के चक्कर में आम जनता मारी जाए। फिर क्या निर्णय? अब बज्जी संघ के 8 राजा बुलाए गए, और नर्तकी के बारे में क्या क्या करें, इस नर्तकी का, इस राज नर्तकी क्या करें और किसकी वधू बनाएं। अंत में निर्णय आया, और निर्णय क्या आया? ये सवन की वधू, ये कि नहीं सवन की। और इस प्रकार इसे दर्जा दे दिया, आज से तुम कौन हो गई? नगर वधू हो गई, अर्थात वैशाली की नगर वधू, सवन की प्रेमिका। प्यारे मित्रों, बात चल रही थी, आवाज आ गई? अब आ गई क्या? आ गई होगी, ठीक है, आई आवाज, संकेत दें। अब देखिए आगे। तो मैं बात कर रहा था, जब कहते हैं अजातशत्रु को मालूम पड़ा कि मेरी प्रेम का अर्थात नर्तकी को एक नगर वधू का दर्जा दे दिया है, अब ये मिलने लगा।
अब यहाँ की वैशाली की जनता को पता पड़ गया ये मिलने बार बार आता है, हमारा दुश्मन बार बार मिलने आता है, हमारा दुश्मन बार बार मिलने आता है, इसलिए वैशाली के बज्जी संघ के राजाओं ने इसे दंड दे दिया और आम्रपाली को जेल में कर दिया कैद। अब जेल में कैद कर दिया, प्रेमी कैसे रह जाए? अब प्रेमी तो अपनी प्रेमिका को आजाद कराएगा, इसी उद्देश्य से और अजातशत्रु ने और कहते हैं और किस पर आक्रमण कर दिया था? बज्जी संघ पर आक्रमण करेगा। चारों तरफ से बज्जी संघ को घेर लिया। बज्जी संघ ध्यान रखना 8 राज्यों का संघ था, एक ही था और इसकी एक ही राजधानी थी वैशाली, तभी तो एक ही नगर बधुई। 8 राज्यों का संघ था, 8 राज्यों का संघ था और इस प्रकार कहते हैं चारों तरफ से बज्जी को घेर लिया। अब बज्जी घेर लिया, बज्जी को घेर करके सबसे पहले कहता है यार मैं इनसे नहीं जीत सकता, 8 राजा हैं, इसलिए इसने अपने मंत्री वत्सकार की सहायता से और 8 राज्यों में फूट पड़वा दी। 8 राज्यों फूट पड़वारी आसानी से, कुछ राजा इसके दिन हो गए, कुछ राजा को प्रलोभन दे दिया और इस प्रकार कहते हैं और फिर इसने वैशाली पर कर दिया आक्रमण। अर्थात बज्जी संघ विजय अभियान के समय इसने भयंकर आक्रमण किया और 2 हथियारों का प्रयोग किया। आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, मैं आपको जूम से बता देता हूँ। और ऐसे हथियार एक फिल्म में आए थे, कोई बता सकता है कौन सी फिल्म में आए थे? यही हथियार थे। भारत का पहला राजा जिसने सबसे पहले 2 हथियारों का प्रयोग किया, ये एक फिल्म आई थी, बताओ कौन सी आई थी जिसमें 2 हथियारों का? बाहुबली प्रथम आई थी, बाहुबली द्वितीय में दिखाया गया, ठीक है, बाहुबली फिल्म आई थी। और ये हथियार का नाम क्या है? तो आप जानते हैं इस हथियार का नाम क्या है? ठीक है, अब देखो इस हथियारों के नाम की बात आ रही है। तो ये हथियार एक तो रथ मूसल और एक महाशिला कंटक। रथ मूसल में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें एक तरह का ब्लेड लगा हुआ था, तलवारें जैसे ब्लेड के रूप में तलवारें थी और इस प्रकार चलती थी और सैनिक के सामने घुस जाती थी। और ये क्या है? पत्थर फेंकने वाली, ये पत्थर फेंका जाता था इससे। और इस प्रकार आपको बाहुबली फिल्म में बड़ी अच्छी तरह से दिखाया गया है। और इस प्रकार कहते हैं रथ मूसल महाशिला कंटक की सहायता से इस पर आक्रमण किया और इस प्रकार इसमें अनेक जनता, वैशाली की जनता मारी गई। अब वैशाली की जनता मारी गई, जैसे आम्रपाली को पता पड़ा, आम्रपाली को मालूम पड़ा कि मेरी आम जनता मारी गई है और इसे अपनी प्रेमी की अपेक्षा अपनी मातृभूमि देश प्रेमी की भावना जागृत हुई। इसने कहा अब मैं इससे घृणा करने लगी, अब मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, कौन की हूं, किसकी नहीं, किसकी हूं, इस बात को बड़ी चिंता हुई। इसे अपने आप से आत्मग्लानि हो गई, अपने सुंदर शरीर से आत्मग्लानि हो गई। और उसी समय क्या हुआ, ये अपना शासन कर ही रहा है और उसी समय की बात है, ये बड़ी चिंतित होने लगी, सोच रही थी मैं क्या करूं। उसी समय इसके वैशाली की बात है और कहते हैं सावन का महीना आने वाला है, जैसे सावन का महीना अब चल रहा है, अर्थात वर्षा ऋतु आने वाली थी। कुछ दिनों बाद, 3 दिन बाद वर्षा ऋतु आने वाली थी और उसी समय हमारे महान पुरुष आए, महात्मा बुद्ध जी आए। कौन आए? और इस प्रकार कहते हैं, आगे महात्मा बुद्ध बताएंगे। और महात्मा बुद्ध जी इस वैशाली में सत्संग सुनाने के उद्देश्य से यहाँ आए, अपने अनेक सैकड़ों भिक्षु संघों को, साधु संतों को लेकर के। और महात्मा बुद्ध जी आए और कहा जाता है महात्मा बुद्ध मांग करके खाना खाते थे, तो अपने भिक्षुओं को भेजा कि जाओ भाई वैशाली जाओ और खाने के उद्देश्य से भिक्षा लेकर के आओ। अब ये भिक्षा लेने गए, सब जितने भी थे अब भिक्षा लेने गए थे। उसी समय एक भिक्षु कुछ भिक्षुओं के साथ आम्रपाली के महलों में पहुंच गया। मम भिक्षाम देहि, क्या कहने लगा? मम भिक्षाम देहि, हमें भिक्षा दीजिए। अब इस प्रकार कहते हैं आम्रपाली और अपने महलों से देख रही थी एक सुंदर युवा भिक्षु, युवा है, जवान है, सुंदर है, चेहरे पे सुंदरता है, चांद जैसा कलर है। और इस बात से इससे मोहित हो गई और स्वयं भगी भगी आई, दासी को रोक दिया, अपनी दासी को, नौकरानी को, नहीं इसे तो भिक्षा मैं दूंगी। और आम्रपाली नीचे उतर आई और उस साधु संत से कहने लगी, बहुत भिक्षु से कहने लगी, चलो मैं आपको भिक्षा देती हूँ, अंदर आइए, अंदर आइए। और इस प्रकार कहते हैं इसे अंदर ले जाती है। अन्य भिक्षु इसका विरोध करते हैं, लेकिन वह भिक्षु भी इस पर मोहित हो गया, इसकी आंखों में खो गया।
अब इस प्रकार उससे कहने लगे, उस बौद्ध भिक्षु सुंदर भिक्षु से कहने लगे कि देखिए 3 दिन बाद वर्षा काल आने वाला, वर्षा ऋतु आने वाली, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चार वर्षा काल है, चतुर्मास जिसे कहते हैं, बौद्ध धर्म में आता चतुर्मास। वर्षा काल में जब वर्षा होती है तो बौद्ध भिक्षु किसी के घर में रहते हैं, वो उनकी सेवा करते हैं, वहीं रहते हैं। इसलिए महात्मा बुद्ध वैशाली में आया था चतुर्मास बिताने, और इसी प्रकार वो संत की मुलाकात आम्रपाली से हो गई। आम्रपाली ने उस बौद्ध संत से कहा, बौद्ध भिक्षु से कहा कि 4 मास मेरे महल में रहें। तो उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैं अपने गुरु महात्मा बुद्ध से पूछ के आऊँगा, जब मैं आपको जवाब दूंगा। इस प्रकार वो निकल आया। अन्य भिक्षु कह रहे थे क्या बात हुई, तुम क्या बात कर रही थी भीतर जा करके? मान की ऐसे ऐसे बात है, आम्रपाली मुझे 4 महीने अपने महलों में रखना चाहती है। वन की पागल हो गया, ये तो वैश्य है, तू ब्रह्मचारी है, तू साधु है, ऐसा कैसे हो जाएगा? और ये बात कहाँ पहुंच गई? महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गई। अब महात्मा बुद्ध के सामने वह बौद्ध भिक्षु भी खड़ा हुआ है, अन्य इसका प्रिय मित्र, इसका प्रिय मित्र कह सकते हैं, प्रिय इसका आपका शिष्य कह सकते हैं। आनंद इसका विरोध करता है, ऐसा कैसा हो जाएगा? ये ब्रह्मचारी, एक सुंदर नारी और एक ऐसी नारी, इसकी आंखों में दुनिया खो जाती है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाएगा। लेकिन महात्मा बुद्ध कहता है मुझे अपने शिष्य पे, मुझे अपने धम्म पर, अपने शिष्य पे भरोसा है। और इस प्रकार वह बौद्ध भिक्षु और 4 माह किसके महल में रहा था? वह बौद्ध भिक्षु और 4 माह इसके। और जैसे ही 4 माह खत्म हुए और आम्रपाली उस बौद्ध भिक्षु के पीछे पीछे चली आई और किसके पैर पकड़ लिए? महात्मा बुद्ध के। महात्मा बुद्ध से कहा मुझे अपने शरीर से घृणा हो गई है, 4 माह ये बौद्ध भिक्षु मेरे पास रहा, मैं इसे आकर्षित नहीं कर पाई, इसने मुझे इतना ज्ञान दिया। और मेरे आपके इस प्रिय शिष्य ने कहा कि यदि आपको सत्य की खोज करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो मेरे गुरु के चरणों में आओ। और इस प्रकार किसके पैर पकड़ लिए? महात्मा बुद्ध के, कि आप मुझे शरण में ले लो। अब उसी समय कहते हैं पहली महिला मानी जाती है, पहली महिला बौद्ध भिक्षु भी मानी जाती है। बौद्ध भिक्षु तो पहले आ चुकी थी, इसकी जो माँ, इसकी मौसी मानी जाती है। लेकिन कहते हैं आम्रपाली को बुलाया गया और आम्रपाली इसके पैरों में गिर गई, मुझे बौद्ध संघ में प्रवेश करा दो। इस प्रकार मान के ठीक है, और इसे अपनी प्रिय शिष्या बनाया। और यहीं पे क्वेश्चन बनता है, महात्मा बुद्ध की प्रिय शिष्या कौन थी? महात्मा बुद्ध की प्रिय या प्रथम शिष्या कौन बनी? बौद्ध संघ में तो प्रवेश महिला कर चुकी थी, लेकिन प्रिय शिष्या, प्रथम शिष्या महात्मा बुद्ध की प्रिय शिष्या कौन थी? आम्रपाली, जो वैशाली की नगर वधु थी। और इसने कहा कि ये महल मेरा किस काम का, ये सोने चांदी, ये मेरा आम्रवन किस काम का, इसलिए आप लें। और इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, महात्मा बुद्ध की प्रिय शिष्या, प्रथम शिष्या कौन थी? आम्रपाली थी। दूसरा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने महिला संघ, महिला भिक्षुणी संघ, महिला भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की? तो ध्यान रखना ये प्रश्न है, महिला भिक्षुणी संघ की स्थापना, ये क्वेश्चन आता है। महात्मा बुद्ध ने महिला भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां की? तो ये क्वेश्चन आता है और आपका आंसर क्या होगा? वैशाली होगा। क्वेश्चन क्या है? महात्मा बुद्ध ने महिला भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की? वैशाली में। क्योंकि दान किसने दिया था? आम्रपाली। आम्रपाली यहीं रही थी। ऐसे करके एक कहते हैं बेटा, पिता, पुत्र दोनों के प्रेम करने लगे सुंदर नारी के चक्कर में। अंत में कहते हैं और महात्मा बुद्ध की शरण में गई, बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी बन गई और इस प्रकार अपना आज पूरा जीवन यहीं बिता दिया, यहीं इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कहानी है। अब आगे कहते हैं वत्सा अजातशत्रु जी तो रह जाते हैं और इस प्रकार अंतिम समय में कहते हैं अब इसका जीवन कैसे खत्म होगा? आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद अब अजातशत्रु उसी समय कहते हैं महात्मा बुद्ध से यहां से चले गए और कौन शरण में आ गए? आम्रपाली। ठीक है, यहां मैंने आपको एक इमेज बना दिया है। आम्रपाली महात्मा बुद्ध की शरण में आई। इधर महात्मा बुद्ध अपना यहाँ वैशाली इसको छोड़ गई, महिलाओं संघ प्रवेश कर दिया, ये उसकी संरक्षिका बना दी। वैशाली से चले गए। अब कहते हैं वैशाली से गए उसी समय कहते हैं चुंद नाम का एक शिष्य था। चुंद नाम का एक शिष्य था और बासा खाना खा लिया और इससे कहते हैं और ये बीमार पड़ गए और इस प्रकार महात्मा बुद्ध की हो गई
मृत्यु, महात्मा बुद्ध की मृत्यु घटना को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु घटना को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न ध्यान रखना। महात्मा बुद्ध की मृत्यु घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब महात्मा बुद्ध की मृत्यु कौन से स्थान पर हुई, कौन से स्थान पर, ये ध्यान रखना। स्थान पूछा जाता है तो ध्यान रखना महात्मा बुद्ध कैसे मरे, कुशीनारा। कुशीनारा, जैसे कुशीनगर कहते हैं, यूपी में आता है, और इस पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। और समय बीतता गया और इसी के सम्मान में अजातशत्रु क्या करता है, प्रथम बौद्ध सम्मेलन करवाता है। क्या करवाता है, प्रथम बौद्ध सम्मेलन। तो मैं आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन, आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगति कहाँ स्थान पर करवाई, तो ध्यान रखना ये आपको, यहाँ कब करवाई ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन से स्थान पर करवाई और करवाई। तो आपको 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनारा में। उसी के सम्मान में अजातशत्रु ने ये मीटिंग बुलाई, प्रथम बौद्ध सम्मेलन बुलाया, और इस प्रकार कहाँ पे, अपनी राजधानी राजगृह में। और शासक कौन है, अजातशत्रु ने करवाई। तो क्वेश्चन बनता है प्रथम बौद्ध संगति किसने करवाई थी, अजातशत्रु ने। तो प्रथम बौद्ध संगति किसने करवाई थी, अजातशत्रु ने करवाई थी। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, महाकश्यप को बनाया गया। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ये 4 प्रश्न आपके हैं। ये क्वेश्चन प्रथम बौद्ध संगति के बारे में पूछे जाते हैं। अंत में क्या हुआ, अजातशत्रु की मृत्यु कारण बनी। कहते हैं इसका जो पुत्र था उदयन, कोई कहता है इसके पुत्र नहीं, इसकी हत्या करवाई थी, इसलिए इस राजवंश को पितृअंतवंश भी कहा जाता है, क्योंकि राजाओं की उसके बेटों ने हत्या करवाई, राजा बने, इसलिए अजातशत्रु भी मारा गया। और अब बन जाता है उदयन। तो मात्र 2-2 मिनट के हैं, ज़्यादा कहानी नहीं है, 2 राजाओं की कहानी है। अब उदयन राजा बना, और उदयन भी कौन से धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का, मैंने आपको बता दिया है, ये जैन धर्म का अनुयायी था। और उदयन को क्या कहा जाता है, पाटलिपुत्र संस्थापक, पाटलिपुत्र संस्थापक कहते हैं। आपको ध्यान रखना एक बात, जो मैंने आपको अजातशत्रु बताया था, अजातशत्रु को क्या कहते हैं, अजातशत्रु क्या कहा जाता है, अजातशत्रु ध्यान रखना इसे कुणिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुणिक, ये ध्यान रखना, इसे कुणिक कहा जाता है। ऐसे करके और उदयन को पाटलिपुत्र संस्थापक कहते हैं। और इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई, और गंगा सोन नदी के किनारे, गंगा और सोन नदी के किनारे एक शहर बसाया, जिसे वर्तमान में पाटलिपुत्र या पटना कहते हैं। और इस प्रकार पटना का संस्थापक, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन हो गया, और इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। अब कहते हैं इसकी हत्या की हुई, इसके कहा जाता है पौलक नामक एक कोई मंत्री था, पौलक नामक मंत्री था। और कहते हैं इसके जो पुत्र थे, इसे नागदशक कहते हैं, उसके कहने पर पौलक ने इसकी हत्या कर दी। और इस प्रकार इसका जो उत्तराधिकारी था, अब वो कौन आएगा, नागदशक आएगा। इतिहास पुराण कहते हैं कि नागदशक ने अपने मंत्री पौलक की सहायता से अपने पिता की हत्या कर दी, इसलिए हर्यक वंश को पितृअंतवंश कहते हैं। और इस प्रकार उदयन के बाद अब राजा कौन बनेगा, आपका राजा नागदशक होगा। बस इतनी ही है, 2 मिनट की कहानी और है, रुके रहें। अब इस प्रकार नागदशक राजा बना। नागदशक एक अय्यासी प्रवृत्ति का राजा था, अय्यासी प्रवृत्ति का राजा था, और ये भी जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, इसे दर्शक कहते हैं। देखो 4 हो गए, मैंने आपको दोबारा चारों राजाओं के उपनाम बता रहा हूं। नंबर 1 श्रवणिक किसे कहते हैं, बताइए, पहला राजा बिंबिसार। नंबर 2 कुणिक किसे कहते हैं, अजातशत्रु को। नंबर 3 पाटलिपुत्र संस्थापक किसे कहते हैं, उदयन, ठीक है। और नंबर 4 दर्शक किसे कहते हैं, नागदशक को। दर्शक इसी को कहा जाता है। अंत में कहते हैं ये अय्यासी प्रवृत्ति का था, इसका कहते हैं उपयोग, इसके समय का उपयोग, एक इसके मंत्री अमात्य काशी के राज्यपाल, उसका नाम था शिशुपाल, शिशुनाग। ये कहाँ का राज्यपाल था, इसी का राज्यपाल था, काशी राज्यपाल था।
और काशी राजपाल ने अपने प्रतिशोध के कारण, क्योंकि इसकी भी कहानी आएगी, प्रतिशोध के कारण उसने इसकी हत्या कर दी और इस प्रकार अपने नाम से ही एक नया राजवंश जिसे कहते हैं शिशुनाग वंश, जो आगे पढ़ने वाले हैं शिशुनाग। इस प्रकार हमने आज बिंबिसार के